मैंने इसको एक शब्द में समझा है, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, फेडरलिज्म की परिभाषा है ये। और शेड्यूल नंबर 7 की बात करें तो इसे मैं हिंदी में लिख देता हूं, अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7, शेड्यूल नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 में क्या दिया गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि भारत में लॉ मेकिंग पावर किसके पास में है, तो आप बोलोगे सर कानून बनाने की शक्ति तो पार्लियामेंट के पास में है। आपका यही आंसर होगा कि सर कानून बनाने की जो पावर है, लॉ मेकिंग पावर, वो पार्लियामेंट के पास में। पार्लियामेंट बोले तो संसद के पास में है, ठीक है। और ये बोलो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या लॉ मेकिंग पावर नहीं, आप बोलोगे सर स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी है, लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव में है, ये लेजिस्लेटिव में भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव में भी है, राज्य सरकार के पास भी है, केंद्र सरकार के पास भी है। यूं तो कह सकता हूं मैं कि हमारे देश में कानून मोदी साहब भी बनवा सकते हैं और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान साहब भी बना सकते हैं। तो दोनों जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो दोनों में ज्यादातर डिस्प्यूट होना शुरू हो जाएंगे। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का सही सही बंटवारा ना हो ना, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में दिक्कतें हो सकती हैं। बस इन दोनों के डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए ही, इन दोनों के जो टकराव है उसको खत्म करने के लिए ही फेडरलिज्म की बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है, और वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों को बांट दिया गया। कैसे बांट दिया गया है? 3 लिस्ट बनाई गई थी। एक थी यूनियन लिस्ट, ये पहले भी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा चुका हूं मैं। यूनियन लिस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग संघ सूची, 3 लिस्ट बनाई गई संघ सूची। दूसरी है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट इसको बोलते हैं हम लोग राज्य सूची। यूनियन लिस्ट और दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग समवर्ती सूची। ठीक है, ये 3 आप ध्यान रखिएगा। कॉन्करेंट लिस्ट, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर सब्जेक्ट डिसाइडेड है कि कौन सी लिस्ट में क्या सब्जेक्ट होंगे, डिसाइड है पूरे पूरे। अगर बोला गया कि 100 सब्जेक्ट जो होंगे जिस पर केवल कानून बनाने का पावर यूनियन लिस्ट में है और वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 61 सब्जेक्ट ऐसे, केवल 61 राज्य सूची कर देता हूं उसको, राज्य सूची, इसमें कितने सब्जेक्ट है? 61 सब्जेक्ट। और समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट, 52 सब्जेक्ट। यानी यूनियन लिस्ट में जो 100 सब्जेक्ट है उसमें कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती उन सब्जेक्ट में। अगर मैं बात करूं, आप जैसे मान लो परमाणु वाला हो गया, रेलवे हो गया, आर्मी वाला हो गया, ये सब पावर इनके पास में है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि राज्य सरकार के पास में 61 सब्जेक्ट है, 61 सब्जेक्ट, जिसपे केवल राज्य सरकार कानून बना सकता है, केंद्र सरकार नहीं बना सकता, तो वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है। तो कानून डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपने कानून के विषय बांट दिए। तीसरा जो हमारा जो लिस्ट आती है उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है तो राज्य सरकार को भी है। इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट सेंट्रल एंड स्टेट बोथ कैन फॉर्म लॉ। लेकिन एक रूल बनाया गया, बहुत अच्छा इसमें रूल बनाया गया है कि यदि मान लो केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक साथ एक ही विषय पर कानून बनाए, तो फिर केंद्र सरकार का जो कानून होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ होगा, वो इफेक्टिव होगा, वही प्रभावी होगा और ओवरलैप कर जाएगा स्टेट के लॉ पर। तो स्टेट का लॉ तब काम नहीं करेगा। बात अगर हम लोग इसकी करें, 7 शेड्यूल की बात करें, इसकी स्टेट लिस्ट की बात करें, तो स्टेट लिस्ट में भी नॉर्मली कानून नहीं बना सकता, स्टेट लिस्ट में भी कानून नहीं बना सकता। मैं आपको बता दूं क्या होता है इसमें। अगर बात करूं मैं किसकी, स्टेट लिस्ट की बात करूं, स्टेट लिस्ट में मैं क्या बोल रहा हूं कि कौन कानून बना सकता है? केवल स्टेट कानून बना सकता है, स्टेट, सेंटर नहीं बना सकता। लेकिन कुछ कंडीशन है जब सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, और आर्टिकल 249 बोलता है कि यदि मान लो राज्यसभा एक बिल पास करे, राज्यसभा एक बिल पास करे 2/3 मेजोरिटी से,
राज्यसभा एक बिल पास करे 2/3 मेजोरिटी से, तो अगर ये प्रूफ कर दे राज्यसभा कि जो सब्जेक्ट है ना स्टेट लिस्ट का, जो राज्य सूची का जो सब्जेक्ट है, हमारे स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है, उसके बोल दे कि ये नेशनल के लिए है, नेशनल इंटरेस्ट का है, उसको नेशनल इंटरेस्ट का घोषित कर दे अगर, कि ये जो सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट है इट इज द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल लिस्ट, ऐसा अगर वो डिक्लेयर कर देता है, कौन डिक्लेयर कर देता है? राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से पास करके डिक्लेयर कर देता है, तो राज्यसभा ऑथोराइज कर देगा पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, अब अगर ये पास हो गए तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट में जिस सब्जेक्ट की ये बात कर रहे हैं ना, जिसको घोषित किया है, उस पर क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है। पर ये केवल वैलिड कितने साल तक रहेगा? 1 ईयर के लिए ही वैलिड रहेगा। आफ्टर 1 ईयर इट विल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और अगर अगले साल फिर बनाना है तो सेम प्रोसेस। तो केंद्र सरकार राज्य के मामले में केवल तभी कानून बना सकती है जब आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से बिल पास करके पार्लियामेंट को ऑथोराइज करे, तब जाकर के ऐसा स्टेट लॉ बना, स्टेट सब्जेक्ट में लॉ बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। वो भी 1 साल के लिए वैलिड रहेगा और पूरे देश में लागू रहेगा, 1 साल के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसी में कुछ पढ़ने का प्रयास करें, जैसे फॉर एग्जांपल इसी में समझे, एक और आर्टिकल है जिसमें बोला गया कि आर्टिकल 252, आर्टिकल 252 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी समझ लेना। इसमें क्या बोला गया है कि इफ 2 आर मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा राज्य, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट अगर मांग करे, इफ 2 आर मोर देन 2 स्टेट रिक्वेस्टिंग टू द सेंटर, सेंटर से रिक्वेस्ट करे खुद कि भाई हमारे राज्य सूची के विषय में, स्टेट लिस्ट के विषय में कानून बनाओ, तो इस रिक्वेस्ट के बाद सेंटर क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, लॉ फ्रेम कर सकती है इन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट में कानून बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कब? जब खुद 2 या 2 से ज्यादा राज्य, कम से कम 2 तो होना चाहिए। जितने राज्य भी ये करने को बोलते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में कानून बना सकती है। और इसकी वैलिडिटी की बात करें तो ये इनडेफिनेट टाइम तक लागू रहेगा, जब तक कि इसको वापस ले जाने का खुद वह ना बोले। जो स्टेट आए थे ना रिक्वेस्ट लेकर के कि भाई हमारे यहाँ पर बनाइए, तो सारे के सारे स्टेट अगेन रिक्वेस्ट करेंगे जब इसको खत्म करने का, तभी जाकर के इसको कैंसिल किया जाएगा। तो इस तरह से स्टेट लिस्ट में कानून बना सकती है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में कानून बना सकती है। और इमरजेंसी में तो प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट खुद भी बना सकता है, और इमरजेंसी में पार्लियामेंट भी बना सकती है, वो अलग चीज है। लेकिन फिलहाल 2 आर्टिकल आप ध्यान रखें तो आपको याद रहेगा। तो मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बड़ा सटीक किया गया है, और यही हमारा इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है जो कि शेड्यूल नंबर 7 बात करता है। आइए बात करते हैं शेड्यूल नंबर 8 की। शेड्यूल नंबर 8 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल नंबर 8 बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है। इसका मैं परिचय करा दूं आपको कि ये जो 22 भाषाएं हैं जिसको हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहते हैं, ये ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब होता है औपचारिक भाषा जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी राज्य के द्वारा स्टेट लैंग्वेज के रूप में। हमारे देश में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी जिसकी वजह से भाषाएं आपको हर 100 किलोमीटर में भाषा और बोलियां दिख जाएगी, लैंग्वेज और डायलेक्टिक दिख जाएगी। कई लोगों को अभी ये पता नहीं है कि भाषा क्या होती है और क्षेत्रीय भाषा क्या होती है, जो डायलेक्टिक बोल सकते हैं, जिनको बोली ही बोलते हैं। तो लैंग्वेज और बोली में इतना सा अंतर है कि लैंग्वेज का अपना एक लिटरेचर होता है, लिपि होती, स्क्रिप्ट होती जिसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन बोली जो होता है उसका स्क्रिप्ट नहीं होती, स्क्रिप्टेड नहीं होती, उसको केवल बोला जा सकता है। वी कैन नॉट राइट एनी डायलेक्टिक को लिख नहीं सकते। हाँ, आप लिखना है तो दूसरी भाषा की आप किसी लिपि को चुरा लो, वो अलग बात है, अदरवाइज आप लिख नहीं सकते इसको अलग से। तो डायलेक्ट, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? केवल लैंग्वेजेस की बात हो रही है। तो ऐसी भाषाएं जिनका ओरिजिन, जिनका मूल जो है वो भारत है, उन 22 भाषाओं को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है। तो यहाँ पर 22 भाषा भी आपके सामने है, हर राज्य में अलग अलग भाषा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि असमीज भाषा जो है, असमीज भाषा जो है वो कहाँ बोली जाती है? असम में बोली जाती है। असमीज, असमीज भाषा जो है वो कहाँ बोली जाती है? असम में बोली जाती है। तो ठीक है, ये इस भाषा को हमने ले लिया। बंगाली भाषा जो है वो कहाँ बोली जाती है? बंगाली भाषा, यहाँ से देख लेना, बंगाली भाषा कहाँ बोली जाती है? बांग्ला में बोली जाती है। बंगाली भाषा मतलब बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बोली जाती है।
बोडो भाषा जो है ये बोली जाती है आसाम में। डोगरी भाषा जो है वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। गुजराती भाषा जो है वो गुजरात में वेल नोन है कि गुजरात में बोली जाती है। हिंदी भाषा नॉर्थ इंडिया बोलता है, नॉर्थ इंडिया के लगभग 7 से 11 राज्यों में बोली जाती है, लेकिन 7 राज्यों की तो स्टेट लैंग्वेज भी है ये। और कन्नड़ भाषा डेफिनेटली कर्नाटक, आपको पता होगा कन्नड़ लैंग्वेज कर्नाटक की स्टेट लैंग्वेज है। कश्मीरी भाषा जो है कहाँ बोली जाती है, ये कश्मीर या कश्मीरी भाषा बोल सकते हैं, ये कश्मीर में बोली जाती है। कोंकणी लैंग्वेज जो है ये गोवा में बोली जाती है। मैथिली बिहार में बोली जाती है, मिथिला प्रदेश में। मलयालम आपको पता है केरल में बोली जाती है। और मणिपुरी मणिपुर में, और मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। वहीं नेपाली भाषा जो है वो नेपाल के आसपास वाले इलाके, जैसे भारत का दार्जिलिंग इलाका है जो गोरखालैंड के नाम से भी जानते हैं, उसमें बोली जाती है। उड़िया उड़ीसा में, और इसका नाम तो चेंज भी कर दिया, उड़िया को अब तो ओडिसी भी बोल सकते हैं, अब ओडिसी भाषा बोलते हैं इसको, है ना। गवर्नमेंट नाम चेंज करती रहती है। पंजाबी भाषा पंजाब में, संस्कृत भाषा किसी स्टेट में नहीं बोली जाती, लेकिन ये फिलहाल हमारी बहुत प्राचीनतम लैंग्वेज में से एक है। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन आ गया था बहुत बहुत जरूरी, विच इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत की सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है? तो आपका आंसर संस्कृत नहीं होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए तमिल। तमिल लैंग्वेज इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तमिल भाषा है। संथाली भाषा जो है झारखंड में बोली जाती है। झारखंड में संथाल नाम की जनजाति है, और संथाल जनजाति के द्वारा प्रैक्टिस में लाई गई जो लैंग्वेज है, सबसे बड़ी जनजाति भाषा अगर भारत में कोई है, सबसे बड़ी ट्राइबल लैंग्वेज अगर भारत में कोई है तो वो संथाली लैंग्वेज है। और कमाल की बात तो है कि एट प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो संथाल जनजाति से ही बिलोंग करती हैं। दैट मीन्स ये है कि वो संथाली भाषा अच्छे से जानती होंगी। सिंधी भाषा, जो सिंधी लैंग्वेज, सिंधी लोग बोलते हैं, हमारे देश में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है सिंधी कम्युनिटी, जो सिंध प्रांत, हमारे पास स्टेट तो नहीं है, स्टेट नहीं बोल सकते, आपकी स्टेट में बोली जाती है, क्योंकि सिंधी लैंग्वेज के लिए पूरा स्टेट एक समय हमारे पास था अनडिवाइड इंडिया में, दैट इज सिंध प्रोविंसेस, सिंध प्रांत, वो आज़ादी के बाद पाकिस्तान में चला गया। और सिंधी, जो बहुत सारे सिंधी इसमें से कम्युनिटी थी, वो इंडिया में भी रहती थी, और बाद में आफ्टर डिवाइडेशन जब हुआ था इंडिया का, उसके बाद इंडिया में जो है इमिग्रेशन भी हुआ था, वो इधर आ गई थी, और जिसकी वजह से फिर वो माइग्रेटेड लोग भारत में अलग अलग जगह पर बस गए, और सिंधी लोगों के लिए ये भाषा हमने जोड़ दी। तमिल भाषा तमिलनाडु, तेलुगु भाषा जो है आपको बताया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है। और लास्ट बची हुई उर्दू। उर्दू जम्मू कश्मीर की स्टेट लैंग्वेज है, लेकिन उर्दू भाषा जो है मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बड़ा तबका इस भाषा को फॉलो करता है और बोली जाती है, अदब की लैंग्वेज भी कही जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कमाल की चीज, ये तो भाषा है, आपको याद करनी पड़ेगी कौन कौन सी भाषा क्या है, जरूरत पड़ने पर आपको ये याद रखना पड़ेगा 22 भाषा है, ये जरूर याद रखना। लेकिन इसके साथ जुड़े हुए तथ्यों की बात हम लोग यहाँ कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुरुआत में जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, ये तो आपको पता है, 26 जनवरी 1950 को इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनेक्टेड हुआ था, इन्फोर्समेंट हुआ था। और इस 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में टोटल 14 लैंग्वेज थी, 14 लैंग्वेज जो थी वो ऐड की गई थी। ओरिजिनली ज्यादा लैंग्वेज नहीं थी, कितनी भाषाएं थी? केवल 14 भाषाएं थी। 14 के बाद में 8 भाषाएं जो है वो एड ऑन की गई, और प्रेजेंट में कितनी भाषाएं? 22 भाषा, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जरूर पूछा जाता है कि 14 भाषा के बाद जो भाषा जोड़ी गई वो कौन कौन सी जोड़ी गई। और जाहिर सी बात है कि मैंने आपको एक चीज पहले भी बता दी थी कि जिन चीजों को हमको जोड़ना है या घटाना है, जिन जिन भाषाओं का, जिन चीजों को हम लोग जोड़ते या घटाते हैं, उसको जोड़ने या घटाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करते हैं। तो जिन भाषाओं को हम लोग जोड़ते हैं, या जिन भाषाओं को, जिन चीज को भी जोड़ते हैं, भाषा की बात नहीं है, किसी भी चीज को संविधान में जोड़ना है तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब है 14 से 22 में कुछ अमेंडमेंट किया गया होगा। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं 21वां अमेंडमेंट की बात करता हूं, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 21 CAA, 21 CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन। ये जो आपका 21 CAA संविधान संशोधन है, ये 1967 में आया था, और इससे हम लोगों ने जो सिंधी भाषा में बोल रहा हूं ना, सिंधी लैंग्वेज, ये ऐड की गई थी। सिंधी लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। दूसरा अगर बताऊं मैं आपको तो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रखना है, 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 71वां संविधान संशोधन। ये भी बड़ा कमाल का है।
संशोधन, इससे 3 भाषाएं जोड़ ली थी हम लोगों ने। 1991 92 की बात है, तो 1991 लिख देता हूं मैं। 1991 1992 के टाइम पे क्या हुआ था, 3 लैंग्वेज जोड़ी गई थी। एक थी आपकी नेपाली, नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। दूसरी जोड़ी गई थी मणिपुरी, मणिपुरी लैंग्वेज। और तीसरी जो लैंग्वेज जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी कोंकणी, जो कि गोवा में बोली जाती है। गोवा में बोली जाने वाली कोंकणी लैंग्वेज जो है ये भी 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। फिर जो बाद में जोड़ी गई लास्ट भाषा जो 4 जोड़ी गई, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो भाषाएं जोड़ी गई थी, 4 लैंग्वेज एक साथ जोड़ी गई थी संशोधन में। और चारों लैंग्वेज के नाम मैं लिख देता हूं। एक का नाम है मैथिली, मैथिली। दूसरी है संथाली, संथाली। तीसरी है बोडो, BODO, बोडो लैंग्वेज। और जो चौथी लैंग्वेज जोड़ी गई थी उसको बोलते हैं हम लोग डोगरी, डोगरी। तो ये 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। तो कुल मिलाकर के हमने भले ही पढ़ ली है, सारी लैंग्वेज पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से कई बार आए हुए कि कौन सी लैंग्वेज कब जुड़ी। अब मैं बोल रहा हूँ 14 लैंग्वेज तो ओरिजिनली थी, इसका मतलब 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, ये टोटल हमारी 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाओं को जोड़ा गया था, 22 लैंग्वेजेस को एड ऑन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते शेड्यूल नंबर 9 के बारे में पढ़ते हैं। शेड्यूल नंबर 9 बात करता है ये शेड्यूल नंबर 9, पहली बात तो बता दूं कि अनुसूची नंबर 9 शुरुआत में नहीं था। शुरू में बोल दिया था मैंने कि हमारे पास केवल 8 अनुसूचियां थी, बात की जोड़ी गई थी। तो अनुसूची नंबर 9 जो जोड़ा गया था, पहले तो ये लिख लो, इसको एड कब किया गया था, 1951 में एड किया गया था। और हमारा संविधान का फर्स्ट संशोधन, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उससे इसको जोड़ा गया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सी, किसको जोड़ा गया था, शेड्यूल नंबर 1 को जोड़ा गया था। इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि ये जो जमीन का अधिकार था इसको लेकर के इसको कहीं ना कहीं शेड्यूल नंबर 9 लाया गया था। एक चीज तो कमाल की इसमें बता दूं मैं कि शेड्यूल नंबर 9 का मेन मोटिव था हमारे देश में जो जमींदारी सिस्टम था, जिसमें इंडिया में जमींदार के पास बहुत ज्यादा जमीन हो गई थी। आजादी के वक्त हमें एक नुकसान ये हुआ था कि आजादी के साथ दो बड़े बड़े जो बहुत ज्यादा इरिगेटेड लैंड थे, जिनमें हमारी सिंचाई बहुत ज्यादा होती थी। एक था हमारा पंजाब वाला इलाका, पंजाब सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया था। बचा हुआ बंगाल का जो इलाका, जो मोस्ट फर्टाइल लैंड जो थी, वो भी चली गई पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में। आपको पता है दोनों तरफ पाकिस्तान था, पाकिस्तान में चली गई। अब दिक्कत की है, बची हुई जो लैंड है उस पर खेती भी ज्यादा नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने एक सिस्टम लेकर के आए थे अपने जमाने में, वो थे सेटलमेंट लॉ। ये भूमि सुधार कानून लेकर के आए थे, जिसका नाम था रैयतवाड़ी बंदोबस्त और ये जमींदारी बंदोबस्त। ये वो लेकर के आए थे। तो जमींदारी, महालवारी, रैयतवाड़ी, ये अलग अलग बंदोबस्त लाने की वजह से क्या हुआ था कि जो किसान टैक्स नहीं दे रहा था, उस किसान की जमीन जो है जमींदार अपने पास हड़प के रख लेता था। तो ऐसे करते करते आजाद भारत होते होते हमारे देश में ज्यादातर जमीन जमींदारों के पास थी और किसानों के पास एक्चुअल में वो लैंडलेस हो गए थे, बिल्कुल बिना जमीन वाले थे। उनके पास मजदूरी करने की तो कला थी, फसल उगाने की तो कला थी, बट उनके पास जमीन नहीं थी। तो बिना जमीन रहित किसान हमारे देश में थे। तो इसीलिए जमींदारी सिस्टम को खत्म करके, और ये सब कोई बाउंडेशन ना हो कि जमीन का अधिकार, क्योंकि जमीन का अधिकार मौलिक अधिकार था शुरुआत में। तो ऐसा ही इन चीजों को खत्म करने के लिए उन्होंने शुरुआत में 9 शेड्यूल बनाई। तो क्या बोलते हैं इसको, इट डील विथ द स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट डील्स विद द लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए ही ये बनाई गई थी। इट ऑल्सो डील विद द एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद द अदर्स मैटर। अन्य किसी भी मैटर में पार्लियामेंट जो भी रूल बनाएगी, अगर 9 शेड्यूल में डाल दिया तो वो सब इसमें कहे जाएंगे। फिक्स नहीं था। ऐसा क्या था 9 शेड्यूल में, तो 9 शेड्यूल का जो मेन चीज थी उसमें लिखा गया था कि 9 शेड्यूल जो है वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगी। मतलब 9 शेड्यूल में अगर कोई भी चीज आप डाल दोगे तो वो जुडिशियरी में आप उसका रिव्यू करने के लिए नहीं जा सकते, जुडिशियरी में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो 9 शेड्यूल को जो है जुडिशियरी के क्राइटेरिया से बाहर रखा गया था।
इसीलिए इस अमेंडमेंट, इस शेड्यूल को बहुत पावरफुल माना गया था। मैं बोलता हूं ना कि अगर संविधान में कोई भी चीज है, सरकार कुछ भी करती है, तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन शेड्यूल नंबर 9 के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन 2007 में एक केस आया था इंडिया में जिसका नाम था कोयलो केस। कोयलो केस 2007 में इंडियन जुडिशरी ने कहा कि अब 9 शेड्यूल भी जो है जो जुडिशरी के क्राइटेरिया में आएगी, इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। तो अब 9 शेड्यूल भी वो नहीं रहा जिसमें वो पावर थी कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते इसके खिलाफ। तो 2007 के उस निर्णय के बाद कोयलो केस उसको बोलते हैं, 9 जजों का यूनानिमस सब वो था उनका जजमेंट, वीडी सबरवाल जस्टिस थे उस समय, तो काफी अच्छा जजमेंट दिया था। और अब भारतीय संविधान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा हुआ है जो जुडिशियल रिव्यू से बाहर ना हो, जुडिशियल रिव्यू के अंदर ना हो, सभी जुडिशियल रिव्यू के अंदर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। बात करते हैं हम लोग शेड्यूल नंबर 10 की, किसमें क्या है। शेड्यूल नंबर 10 को भी बाद में जोड़ा गया, अनुसूची नंबर 2 को भी बाद में जोड़ा गया था। 51 संविधान संशोधन से 1985 में इसको जोड़ा गया था। 51 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में इसको जोड़ा गया था। और ये एक ही बात करता है, ये जो आपने नाम सुना होगा दल बदलू, जो लोग दल बदल लेते हैं, बहुत फेमस है। आप किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो और आपने चुनाव जीतने के बाद पार्टी चेंज कर दी, तो फिर वोटर्स का क्या होगा, जिनने आप पर विश्वास करके वोट दिया था, उस पार्टी पे वोट दिया था। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने ये शेड्यूल नंबर 10 ला करके ये एक नियम लाया था जिसका नाम था दल बदल विरोधी कानून, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। और यही 10वीं अनुसूची में था कि कोई भी व्यक्ति अगर जीतने के बाद पार्टी चेंज करता है तो उसकी दल जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज, वो दल तो बदल लेगा लेकिन उसकी सीट खाली हो जाएगी, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट हमारी शेड्यूल नंबर अनुसूची नंबर 11 है। अनुसूची नंबर 11 है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अनुसूची नंबर 11 को भी जोड़ा गया था। 11 को जोड़ने के लिए हमने 73rd अमेंडमेंट किया था, 73वां संविधान संशोधन। दोस्तों पता है पंचायतों के लिए था। पंचायत सिस्टम इंडिया में रूरल लोकल गवर्नेंस हम लोग लेकर के आए थे, तो पंचायत सिस्टम के लिए चीज लाई गई थी कि पंचायत में 3 टायर सिस्टम होगा। लेकिन शेड्यूल नंबर 11 क्या बोलता है कि जो पंचायतें हैं 3 टायर सिस्टम, जिसमें विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत एंड जिला पंचायत, इन तीनों लेवल पर पंचायतों के काम क्या होंगे, तो पंचायत की 29 ड्यूटीज यहाँ पर ऐड की गई थी, 29 मैटर दिए गए थे। साफ सफाई करना, बिजली की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, हाट लगवाना है, जितनी भी 29 ड्यूटीज आती हैं यहाँ पर मेंशन की गई। ड्यूटीज आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा क्या कि कितनी ड्यूटी है पंचायतों की, दैट इज 29 ड्यूटीज, और वो शेड्यूल नंबर 11 में थी। तो पंचायत के साथ साथ एक और चीज आपको ध्यान रखना है, पंचायत तो गांव में होती है, शहरों में क्या होती है? सर आप बोलेंगे शहरों में होती है नगर पालिकाएं, शहरों में होती है म्युनिसिपालिटीज। तो म्युनिसिपालिटीज की जो ड्यूटी है वो शेड्यूल नंबर 12 में है, पंचायतों की ड्यूटी 11 में है, म्युनिसिपालिटी की 12 में है, लेकिन ड्यूटी उनकी 29 है, इनकी 18 है। तो 18 मैटर्स पे इनको पावर्स दी गई कि क्या क्या काम करने हैं, इनकी पावर, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में यहाँ पर दिया गया। ये शेड्यूल कब जोड़ा गया था ये भी मैंने मेंशन कर दिया, 74th अमेंडमेंट 1992। तो ध्यान रखिएगा 74वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है शेड्यूल नंबर 2 से, और उसको 18 काम दिए गए थे। और नगर पालिका भी कितनी हमारे पास में, टोटल 3 टायर सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरह हमारा शेड्यूल खत्म हो जाता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे शेड्यूल समझ में आए होंगे, और जल्द मुलाकात करते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।